नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में एविएशन सेफ्टी को लेकर काफ़ी चिंताएं बढ़ी हैं। पहले अहमदाबाद विमान दुर्घटना की खबर आई और फिर उसके फौरन बाद सिर्फ 5 दिनों में एयर इंडिया की 5 अलग-अलग उड़ानों को रोकना पड़ा। कहीं लैंडिंग गियर में दिक्कत तो कहीं इंजन में प्रॉब्लम। आज हम इन्हीं हालिया घटनाओं और इनसे जुड़े एविएशन सेफ्टी के कुछ अहम सवालों पर जो जानकारी सामने आई है उस पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये जो पैटर्न है ना, ये कोई नया नहीं है। अगर हम भारत में 1980 के बाद के बड़े विमान हादसों को देखें तो एक अजीब सा ट्रेंड नजर आता है। 8 बड़े घातक दुर्घटनाएं हुई, उनमें से 7 में एयर इंडिया शामिल थी। और मजे की बात ये कि उन 7 में बोइंग विमान भी शामिल थे। 7 एयर इंडिया, 7 बोइंग, ये तो काफी चौंकाने वाला आंकड़ा है। हाँ, और ये बात साल 2000 के बाद भी जारी रही, जब टेक्नोलॉजी काफी बेहतर हो गई थी। तब भी एयर इंडिया या बोइंग से जुड़ी 3 घातक दुर्घटनाएं हुई, जबकि एयरबस से जुड़ी एक भी नहीं, 0। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुछ और चल रहा है। जानकारी ये भी कहती है कि हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है, DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसकी इंटरनेशनल सेफ्टी रेटिंग तो सुधरी है, करीब 8.5% से ऊपर है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि DGCA असल में एयरलाइंस और मंत्रालय के दबाव में ज्यादा काम करती है, एक सख्त इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की तरह नहीं। सही कहा। और एक और हैरान करने वाली बात यह है कि विमानों में कई जरूरी सेफ्टी सिस्टम्स जैसे स्टॉल प्रोटेक्शन है या इमरजेंसी डिसेंट सिस्टम, ये ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल एयरलाइंस चाहें तो ना लगवाएं। बिल्कुल, लागत बचाने के लिए वो इन्हें नजरअंदाज कर सकती हैं। और फिर ये दुर्घटना जांच का मामला, वो भी अक्सर DGCA खुद ही करती है। अच्छा, जो रेगुलेटर है वही अपनी निगरानी की विफलता की जांच भी कर रहा है। हाँ, ये तो साफ साफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हितों का टकराव। और ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के नियमों के भी खिलाफ है। जब जांच स्वतंत्र नहीं होगी तो पारदर्शिता कैसे आएगी? और अक्सर होता क्या है, दोष पायलट पर डाल दिया जाता है। भारत के 8 बड़े हादसों में से 7 में यही हुआ। और जुर्माने, उनका क्या? जुर्माने तो जैसे मजाक है, अधिकतम सिर्फ 1 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए, एयरलाइंस तो अरबों कमाती हैं, उनके सामने ये 1 करोड़ क्या है ना? अभी हाल ही में इंडिगो पर 4 टेल स्ट्राइक हुए थे। टेल स्ट्राइक जब प्लेन का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा जाए, लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त। हाँ वही, बहुत खतरनाक हो सकता है ये। उसके लिए इंडिगो पर कुल मिलाकर सिर्फ 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा। जबकि ऐसी लापरवाही भविष्य में कितनी घातक हो सकती है। याद है 1985 की जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123, उसमें भी एक पुरानी मरम्मत की गड़बड़ी थी और 520 लोग मारे गए थे। सिर्फ 30 लाख वाकई बहुत कम है। अच्छा, रेगुलेशन और जांच के अलावा एक और पहलू सामने आया है, पायलटों की थकान का। हाँ, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। एक सर्वे हुआ था जिसमें 500 से ज्यादा भारतीय पायलटों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि काम के घंटे बहुत लंबे हैं, लगातार रात की शिफ्ट करनी पड़ती है, शेड्यूल इतना बिगड़ा हुआ है कि नींद पूरी ही नहीं होती। और DGCA ने कुछ किया इस पर, शायद आराम का वक्त बढ़ाने का? हाँ, DGCA ने प्रस्ताव तो रखा था कि जो अनिवार्य आराम का पीरियड है उसे 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया जाए। लेकिन फिर एयरलाइंस ने लॉबिंग शुरू कर दी। अच्छा, क्यों? उनका कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें करीब 20% ज्यादा पायलट हायर करने पड़ेंगे, खर्चा बढ़ेगा। तो वो प्रस्ताव लागू ही नहीं हो पाया। मुनाफे के आगे सुरक्षा फिर पीछे रह गई। बिल्कुल। और यही रवैया शायद रख रखाव मेंटेनेंस में भी दिखता है। एयर इंडिया की फ्लाइट्स में टूटी सीटें, टपकती छतें, AC का ठीक से काम ना करना, ये सब शिकायतें तो आम है। एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि 15 साल से ज्यादा पुराने कई विमानों का वो जो रिफर्बिशमेंट होता है, नवीनीकरण, वो हुआ ही नहीं था। और वो दिसंबर 2022 वाला मामला, वो क्या था? वो तो और भी चौंकाने वाला था। एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान था, उसके इंजन में कुछ पुर्जे टूटे हुए थे और एयरलाइन को इस बारे में 6 दिन पहले से पता था। 6 दिन पहले से? फिर भी उड़ा दिया? हाँ, वजह बोले कि शेड्यूल बहुत टाइट था। खैर, किस्मत अच्छी थी कि इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और वो सफल रही। 166 लोगों की जान बच गई। ये तो वाकई लापरवाही की हद है।
लेकिन इसमें सिर्फ एयरलाइंस की बात है या विमान बनाने वाली कंपनी जैसे बोइंग, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल बनती है। बोइंग की अपनी समस्याएं भी कम नहीं है। उनका 787 ड्रीमलाइनर, जिसे दुनिया का सबसे सेफ प्लेन बताया जा रहा था, उसमें शुरू से ही दिक्कतें थीं, सॉफ्टवेयर की, स्ट्रक्चर की, बैटरी में आग लगने की। उसकी लॉन्चिंग 7 बार टालनी पड़ी थी। और 737 मैक्स, उसके तो 2 बड़े क्रैश हुए थे। हाँ, लायन एयर 2018 और इथियोपियन एयरलाइंस 2019। उन हादसों ने साफ कर दिया कि बोइंग ने मुनाफे के लिए सेफ्टी से समझौता किया था। उन्होंने वो खतरनाक MCS सिस्टम लगाया और उसे छुपाया भी। MCS, ये वही सॉफ्टवेयर था ना जो प्लेन की नाक को नीचे धकेलता था? हाँ, और पायलट्स को इसकी पूरी जानकारी ही नहीं दी गई थी। फिर विसल ब्लोअर्स सामने आए, कंपनी के अंदर के लोग जिन्होंने गड़बड़ियों का खुलासा किया। जैसे जॉन बार्नेट, जिनकी हाल ही में मौत हो गई रहस्यमय हालात में। हाँ, जॉन बार्नेट। उन्होंने बताया था कि कैसे कर्मचारियों पर दबाव डाला जाता था कि वो खराब क्वालिटी के पुर्जे इस्तेमाल करें, यहाँ तक कि कबाड़ से निकालकर भी। उन्होंने इमरजेंसी ऑक्सीजन सिस्टम में 25% तक फेलियर रेट की बात कही थी। 25% फेलियर रेट? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। और एक और विसल ब्लोअर हैं सैम सालेहपोर। उन्होंने 787 ड्रीम लाइनर के ढांचे मतलब फ्यूजलाज में गैप्स होने की बात कही और ये भी बताया कि कैसे पुर्जों को फिट करने के लिए कर्मचारी उन पर कूदते थे, जिसे वो टार्जन इफेक्ट कहते हैं। जाहिर है इससे ढांचा कमजोर हो सकता है। ये सब सुनकर तो वाकई चिंता होती है। तो इसका हल क्या हो सकता है? क्या कोई बेहतर मॉडल है रेगुलेशन का? हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स कनाडा या न्यूजीलैंड जैसे मॉडल का जिक्र करते हैं। वहाँ जो रेगुलेटरी बॉडी है वो सरकार के कंट्रोल से आज़ाद है और उसका खर्चा सीधे हवाई यात्रियों से लिए जाने वाले यूज़र फी से चलता है। इससे उन्हें ज़्यादा आज़ादी मिलती है, बेहतर टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट्स रखने की सहूलियत होती है। इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। और अगर हम थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो जापान का उदाहरण बहुत अहम है। 1985 में वहाँ एक बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ था। उसके बाद उन्होंने सिर्फ नियम नहीं बदले बल्कि सेफ्टी को लेकर एक गहरी पर्सनल जिम्मेदारी की कल्चर डेवलप की। कल्चर कैसे? वो अपने हर कर्मचारी को क्रैश साइट से लाए गए मलबे को दिखाते हैं ताकि वो अपनी आंखों से देख सकें कि छोटी सी लापरवाही का अंजाम क्या हो सकता है। और नतीजा, पिछले 35-40 सालों में जापान में एक भी घातक पैसेंजर प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। कोई भी नहीं? जबरदस्त। हाँ, तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारी जानकारी कई गंभीर सवाल खड़े करती है, एयरलाइन के ऑपरेशन पर, रेगुलेटर की निगरानी पर और प्लेन बनाने वाली कंपनी की जिम्मेदारी पर भी। हाल की घटनाएं और पुराना डेटा दोनों मिलकर एक चिंताजनक तस्वीर तो बना ही रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, जब विसल ब्लोअर्स जैसे बोइंग के मामले में हुआ, सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही इतनी गंभीर कमियों के सबूत दे रहे हों, तो क्या सिर्फ कागजी कार्रवाई, मौजूदा नियम और ऑडिट पर भरोसा करना काफ़ी है? यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए किस लेवल की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन और जवाबदेही की ज़रूरत है, खासकर तब जब इंसानी जिंदगियां दांव पर लगी हों? ये सवाल आज शायद पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।